अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड। सो आज आई थिंक लास्ट क्लास में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा था, राइट? फ्राइडे को। तो आज हमें टॉपिक को आगे बढ़ाना है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, सॉरी, यील्ड। यस, यहाँ तक के पेजेस का काम जो है वो मैंने आपको ग्रुप में सेंड भी कर दिया था। आई होप आप लोगों के ये पेजेस सेंड किए थे ना बेटा ग्रुप में। मैं चेक कर लो। यस, नहीं, हाँ किए। ठीक है, तो आज हम इससे आगे चलेंगे। परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ये पेजेस भी अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, so let's start from this question, concept of percentage yield. परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा जब भी आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि मुझे इतना प्रोडक्ट बनाना है, तो आप कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बना पाते। ठीक है, आपकी जो क्वांटिटी बनती है वो हमेशा प्लान्ड अमाउंट से थोड़ी सी कम बनती है। उसकी रीजंस दो तीन होती हैं। नंबर वन, अगर हम एक सिनेरियो लेते हैं, बहुत आसान एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर। फर्स्ट करें आपने इन दोनों के रिएक्शन से वाटर फॉर्म करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन जाता है। अभी मैं ऑक्सीजन को बीच में इंक्लूड नहीं कर रहा। तो 40 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगी आपके पास, तो ऑब्वियसली 360 ग्राम वाटर बन जाएगा। तो आपको फर्स्ट करना है 360 ग्राम वाटर बनाना था। आपने मार्केट से 40 ग्राम हाइड्रोजन खरीद ली और आपने उसको रिएक्ट करा दिया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 360 ग्राम वाटर फॉर्म हो जाएगा, पर वो 360 ग्राम से थोड़ा सा कम फॉर्म होगा, फॉर 2-3 रीजंस। नंबर वन रीजन है कि जब आप मार्केट से हाइड्रोजन बाय करेंगे तो वो 100% प्योर नहीं होगी। यानी कि जिसको आप 40 ग्राम समझ रहे हैं वो एक्चुअली 40 ग्राम नहीं होगी। वजन में वो 40 ग्राम होगी, पर उसके अंदर जो मास है 40 ग्राम वो सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर पे, उसने आपको कितना प्योर रिएक्टेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, 100% किसी भी चीज़ की प्योरिटी नहीं होती है, 99.9% भी हो सकती है, थोड़ी कम बेहतर होने पे 99-98% हो सकती है, मिलावट ज़्यादा होने पे 80% भी हो सकती है। तो फर्ज करें अगर आपके सप्लायर ने आपको 2 नंबर हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दी और उसमें सिर्फ 80% हाइड्रोजन थी और 20% उसके अंदर जो है ना वो ऐसे कोई दूसरी गैस मिली हुई थी सस्ती सी, जिससे तो पैसे कमा रहा था। तो जिसको आप 40 ग्राम समझ रहे हैं, एक्चुअली तो उसके अंदर कोई 35 ग्राम या 30 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है। उससे ऑब्वियसली 360 ग्राम तो वाटर नहीं फॉर्म होना। आपने पेज के ऊपर 40
लिखा है ना, जब आप रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर तो रियलिटी में तो 30 ग्राम हाइड्रोजन है क्योंकि वो 80% प्योर है, ठीक है। तो उससे आपको 360 ग्राम थोड़ी मिलेगी वाटर, उससे कम मिलेगा। वन ऑफ द रीजन इज द प्योरिटी ऑफ द रिएक्टेंट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट उतना नहीं मिलता जितना आप कैलकुलेशन में मास अज्यूम कर रहे होते हैं रिएक्टेंट का, ठीक है। अनदर रीजन इज कि जो आपका हैंडलिंग का तरीका है, एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं, ठीक है, तो आप कितना चीज़ों को मिस हैंडल करते हैं, ज़ाया करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी होना चाहिए केमिकल्स को इस्तेमाल करने की। अक्सर लोग जो है ना वो बहुत रफ काम करते हैं और उसमें चीज़ों को वो ज़ाया कर रहे होते हैं रिएक्टेंट्स को, ठीक है। उस हिसाब से भी आपका लॉस होता है मास का। थर्ड थिंग इज रिएक्शन टाइम, कि जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हर रिएक्शन को पूरा होने में एक वक्त लगता है, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में 40 ग्राम को 10 मिनट चाहिए, तो अगर आप 9 मिनट तक वेट करेंगे और 10वां मिनट वेट नहीं करेंगे और आप रिएक्शन बंद कर देंगे, तो वो जो 1 मिनट रिएक्शन आपने कम चलने दिया उससे क्या होगा कि रिएक्टेंट का कुछ मास रिएक्ट होने से रह जाएगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा रिएक्शन। ये 2-3 वजूहत होती हैं बड़ी, जिसकी वजह से कभी भी प्रोडक्ट उतना नहीं बन पाता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वहां से कॉन्सेप्ट निकलता है परसेंटेज यील्ड का, क्योंकि परसेंटेज यील्ड सबसे आसान तरीका है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मैनेजर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए ये मेजर करने का कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल, एक अगर हम आसान बात करें, किसानों की बात करें, फार्मर्स जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस फार्मर्स होते हैं, जो 25-25 30-30 साल से फार्मिंग कर रहे हैं अपनी ज़मीन पे और एक ही ज़मीन पे वो काम कर रहे हैं, फर्ज करें चावल की फसल वो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यार ये इतना एरिया है, इतना एकड़ की ज़मीन है, इसमें इतने टन जो है ना, ये लाजमी इतना चावल तो निकलेगा हमारे पास। फर्ज करें उन्हें पता है कि 100 टन चावल होगा, सही है। अब अगर 99 टन होता है ना, तो वो समझ जाएंगे 1 टन आगे पीछे हुआ, मौसम खराब था, उन्हें मौसम नजर आया कि मौसम की वजह थी, पहले ही ज्यादा बारिश हुई, वो समझ जाएंगे कुछ फसल खराब हो जाएगी। पर बारिशें भी नहीं हुई, तब भी 1-2 टन का फर्क पड़ रहा है, वो समझ जाएंगे किसी ने चोरी की है, हमारी तो फसल इतनी होना चाहिए थी, वो अपने मेजर्स देखेंगे, ठीक है। पर फर्ज करें कि अगर उनका 50 टन हो जाए और 100 टन ना हो, तो वो समझ जाएंगे भाई कहीं पे ज्यादा बड़ी गड़बड़ी हो रही है, वो अपने पूरे प्रोसेस को चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो जो परसेंटेज यील्ड होती है, ये एक फाइनल चेक होता है किसी भी केमिस्ट के लिए देखने के लिए, जब प्रोडक्शन लाइन के अंदर होते हैं कि क्या प्रोसेस सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम हैबर प्रोसेस की बात करें, आप इंडस्ट्री में हैबर प्रोसेस पढ़ते हुए आते हैं कि N2+3H2 फॉर्मिंग 2NH3, इसकी एक गिवन कंडीशन में एक सर्टेन परसेंटेज यील्ड होगी। वजिया बेटा अपना माइक अनम्यूट करें, और अली मुर्तजा आप भी, कुछ बच्चों के माइक अनम्यूट हुए हैं, उसे म्यूट कर दें प्लीज जी। तो एक केमिस्ट क्या करता है कि फर्स्ट करें आप मैनेजर हैं हैबर प्रोसेस प्लांट के, ठीक है। आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि प्रोसेस जो है थ्रू आउट द डे जो है वो अपनी फुल ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे चल रहा है। आप हमेशा परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट किया करेंगे। आपको पता है कि हमारी यील्ड जो है ना वो 90% आती है, और 100% क्यों नहीं आती, उसकी वजह आपको पता है कि आपके सप्लायर ने आपको जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो थोड़ा सा इम्प्योर है, या प्रोसेस में मिस हैंडलिंग के आपने कुछ मार्जिन रखे हुए हैं, ठीक है, रिएक्शन टाइम के। तो 10% का आपका मार्जिन है कि भाई 90% आप अपने टारगेट के करीब काम करते हैं, ये आपकी प्रोसेस की एवरेज एफिशिएंसी है। तो आप हर 1-2 घंटे के बाद परसेंटेज यील्ड निकालते रहते हैं, जब तक प्रोडक्शन 90% पे चल रही है, यील्ड के आपको पता है कि प्रोसेस सही चल रहा है। जैसे ही यील्ड गिरी 70% पे आई, तो आप समझ गए 20% बहुत बड़ा ड्रॉप है, कहीं ना कहीं मसला हुआ, आपने प्रोसेस रुकवा दिया। सबसे पहले आपने जो अब सप्लाई आई है, जिस सप्लायर ने लाके आपको रॉ मटेरियल दिए हैं, आपने उसको थॉरली रीचेक करवाया, हो सकता है उसने और घटिया क्वालिटी का रिएक्टेंट लाके आपको दे दिया और जिसके से आपकी यील्ड गिर गई। अगर वो सही है तो फिर आपने लोगों की वर्किंग स्टेशन चेक किए कि कौन अपना काम जो है ना बहुत ढीलेपन से कर रहा है, जो कि रिएक्टेंट को अपने पास से जाया कर रहा है, मिलाना था थोड़ा सा गिरा दिया, उड़ा दिया गैस को, ठीक है। तो आप समझते हैं ना कि मिस हैंडलिंग जिसे कहते हैं चीज़ों की, वो कर रहा है, या कौन जो है वो रिएक्शन को पूरा नहीं होने दे रहा है। इस तरह की चीज़ों को आप क्रॉस चेक करते हैं ताकि प्रोसेस की एफिशिएंसी दोबारा 90% पे आए। तो हम लोग, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने अपने बैचलर्स के बाद जब मास्टर्स के, तो मास्टर्स में रिसर्च होती है, तो
फॉरेन कंट्रीज में तो बैचलर्स में ही रिसर्च होती है, हमारे यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम पे, तो हमारे मास्टर्स में रिसर्च प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस होती है। तो हमारी जो सुपरवाइजर थी वो हमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं करती थी, वो जो उनके पहले से आजमादा शुदा फार्मूलाज थे चीज़ें बनाने के, वो हमारे हाथ में पकड़ाती थी कि भाई ये बना के मुझे दिखाओ। वो उन्हें पता होता था पहले से कि यार इसकी यील्ड जो है ना वो ये आनी है इतने परसेंट, तो वो पहले चेक करती थी कि किस बच्चे से कितनी यील्ड आती है, क्योंकि उन्होंने रिएक्टेंट चेक किया हुआ होता था, उन्हें रिएक्शन टाइम पता होता था, वो सिर्फ हमारी हैंडलिंग देख रही होती थी। अगर हमारे लिए हैंडलिंग अच्छी होगी तो अगर फर्ज करें उनकी यील्ड 80% है, तो जो बच्चा 80 के करीब या 80 ले आएगा वो सही काम कर रहा है। जो बच्चा 50% यील्ड लेकर आया है इसका मतलब है कि वो उसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है प्रॉपर। ऐसे बच्चे को लैब में प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि वो आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर भी यही गलती लेकर आएगा, तो उसको वो थोड़ा सा कटा देती है। तो having said this all, let's move on to the questions of percentage yield. फर्स्ट करें आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है 40 ग्राम अमोनिया की अगर 40 ग्राम नाइट्रोजन है आपके पास। अब इसमें आप देखें तो प्रोडक्ट का मास पहले से दिया हुआ है, 40 ग्राम अमोनिया दी हुई है, ठीक है। आपने इस मास को अभी यूज नहीं करना क्योंकि ये आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक्सपेरिमेंट से मिला है, ये कम मास है, ठीक है। ये एक्चुअली जो बना है ये वो मास है। आपको पता करना है कि 40 ग्राम नाइट्रोजन से बनना कितना चाहिए था असल में। तो आपने क्या किया, मास टू मास रेशियो लगाया, यहाँ पे नाइट्रोजन का 40 ग्राम रखा, सॉरी, और यहाँ नाइट्रोजन का 28 ग्राम जो इक्वेशन है, 40 ग्राम से आपने रेशियो रख दिया इसका, ये कटा हुआ है, ठीक है। 28 ग्राम नाइट्रोजन का मास है, 2 मोल्स अमोनिया का मास 34 ग्राम है, तो 28 ग्राम गिव्स 34 ग्राम, 40 ग्राम गिव्स एक्स की वैल्यू आई 48.57 ग्राम बनना चाहिए था। ये आपका एक्सपेक्टेड मास था, जिसको हम अक्सर थियोरेटिकल मास भी कहते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है तो परसेंटेज यील्ड के लिए आप क्या करते हैं, अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय योर एक्सपेक्टेड वैल्यू या थियोरेटिकल वैल्यू करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू या थियोरेटिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और रियलिटी में कम बनता है, इन 200। तो आपको पता चलेगा कि 82% आपकी जो है वो यील्ड हुई है, सही है। इसके अलावा कभी कभार इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट भी साथ में ही आ जाता है, सही है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले इन्होंने क्या किया, 2 रिएक्टेंट के मास दे दिए, सही है। इन्होंने पूछा कि कितनी यील्ड बन रही है अगर 8 ग्राम वाटर बनता है। अब ये जो वैल्यू उसने 8 ग्राम दे दी है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है, पर साथ में उसने मास 2 रिएक्टेंट का दे दिया। तो बेटा पहला स्टेप मेरा ये हो जाएगा कि पहले तो मैं निकालूं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के बाद मैं पता करूं प्रोडक्ट बनना कितना चाहिए था थ्योरेटिकली, और उसके बाद मैं जो है वो पता करूं परसेंटेज यील्ड। ये 3 स्टेप मेरे हो जाएंगे। सबसे पहले आप पता करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, उसके बाद आप पता करेंगे वाटर कितना बनेगा उस लिमिटिंग रिएक्टेंट से, उसके बाद आप परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। तो ये जरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, स्टार्ट करें ये।
बच्चों के आंसर्स आए हैं, ये अभी हम शेयर करते हैं। इसके आंसर सही हैं। डायरेक्ट अगर हम परसेंटेज यील्ड देखें जो बच्चों ने दी है, अगर आपकी यील्ड सही है तो आपका आंसर सही है। ये 71% यील्ड आ रही है, जो कि मेजॉरिटी ने नहीं दी है, तो सबका आंसर गलत है, मुबारक हो। अब हम दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं, हो सकता है यहाँ कैलकुलेशन गलत हुई भी हो। सो लेट्स स्टार्ट सर विद, मेरा आ रहा है 71, लेकिन वो सब ने 35.5 लिखा था, मैंने डाला नहीं। अरे सबको छोड़ दो, बस अपना आंसर बताओ। ठीक है, चलें अब देखें यहाँ पर 2H2 रेशो O2, अब मास टू मास रेशो है, ये मास टू मास। अब ये हो गया 4 ग्राम्स, ये हो गया 32 ग्राम्स, ठीक है। और ये 10 ग्राम्स रेशो X, अगर तो 320 डिवाइडेड बाय 4 is 320 डिवाइडेड बाय 4 is 80 ग्राम चाहिए भाई हमें। 80 हमारे पास नहीं, हमारे पास 10 है, तो डेट मीन्स ऑक्सीजन लिमिटिंग है। अब ऑक्सीजन से रेशियो होगा ऑक्सीजन रेशियो वाटर, ऑक्सीजन 32 ग्राम रेशियो 36 ग्राम्स, तो 10 ग्राम रेशियो X, तो 360 डिवाइडेड बाय 32 इज 11.25, 11.25 बनेगा, बना है 8, 11.25 बनेगा, बनना चाहिए था, बना है 8, तो 8 अपॉन 11.25 इंटू 100, तो 8 डिवाइडेड बाय 11.25 इज 71.11%। ठीक है बेटा, चलें एक क्वेश्चन फिर आप लोग और करें, क्योंकि अभी आप लोग को मजीद ज़रूरत है सवालात करने की। ये लीजिए, नहीं कुछ गलत हो गया भाई, पेज नंबर 25, पेज नंबर 24, इस पे एक सवाल था कोई और, हाँ ये रहा सवाल, ये सवाल है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करें। जी आयशा, अगर आपका, मैंने सॉरी आपका आंसर मिस कर दिया था कि आपने पहले दे दिया था, पर नहीं आपने आंसर नहीं दिया था, आपने आंसर अभी दिया आयशा। चलें गुड, अगर आपका आया था अच्छी बात है, चलें स्टार्ट करें, देखते हैं इसका आंसर किसका सही आ रहा है।
माशाल्लाह से अभी तक 4-5 आंसर आए, सारे अलग हैं, तो अभी और आंसर आने दें फिर देखते हैं। इसका आंसर 96% है बेटा, यील्ड। ठीक है, इसकी आंसर 96% है यील्ड। अब मैं देखें क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखें आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे। सबसे पहली बात है सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग निकला था। सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपका लिमिटिंग नहीं आया तो सबसे पहली गलती आपकी ये कि सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग होना चाहिए था, और उसके बाद की कैलकुलेशन आसान है। 128 ग्राम से 160 ग्राम बनना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 128 ग्राम से 160 ग्राम बनना चाहिए। क्वेश्चन में 50 ग्राम है, उससे बनेगा 62.5 ग्राम। क्वेश्चन में बना 60 ग्राम है, तो 60/62.5 तो आंसर आ जाएगा। अगर आपका सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं आया है तो सारा मसला वहां पर है। तो यहाँ से तो नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ऑनवर्ड। एक क्वेश्चन और करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। किसी ने कुछ मैसेज किया है, नहीं 95.92 सही है। कहाँ गए हम? चलो एक मिनट दे, अगर हम एक नया सवाल ले लें। चलें, ये सवाल है बेटा, ये करें।
अच्छा जी, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है। इसका आंसर है 85%। फेमिना 3%, क्या हो गया तुम्हें? 85% आंसर है। ठीक है जोया बेटा, मैंने आपका यहाँ पे मैसेज देख लिया। मैं व्हाट्सएप बेटा सिर्फ इंडिविजुअल मैसेजेस नहीं यूज रिप्लाई कर पाता, आप पर्सनल में कर दिया करो यहाँ पे, ठीक है। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल के दिखाएं। अच्छा, ना देखें, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे इसके अंदर ऑब्वियसली, तो H2 रेशो Cl2 होगा। दोनों मास मास हैं, तो हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, क्लोरीन का मास होगा 71 ग्राम। आप इनमें से किसी भी एक को रख लें। 100 ग्राम रेशो X, तो X आपका आएगा 7100 डिवाइडेड बाई 2। तो क्लोरीन जो है वो आपकी ऑब्वियसली लिमिटिंग हो जाएगी। 7100 X आएगा 3500 समथिंग, तो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास सिर्फ 80 ग्राम अवेलेबल है, तो क्लोरीन लिमिटिंग हो जाएगी। अब जब क्लोरीन लिमिटिंग हो जाएगी तो रेशो ये हो जाएगा आपके पास 71:73, 80:X। ये बनना चाहिए, इतना बना था 70। ठीक है, समझ में आई अभी तक? क्योंकि हमारे कुछ अच्छे बच्चे हैं और उनके अंदर फ्लुएंसी नहीं आई है अभी तक क्वेश्चंस की, तो लेट्स सी कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर के नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको ये पेजेस में सेंड कर देता हूँ, और आपको इन्हीं को नहीं है, सॉरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास। और हाँ, आपको पेज 27 स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर, ठीक है सॉरी, मैं आपको ये पेजेस अभी सेंड करता हूँ, तो फिर आप ये सारी वर्किंग देखिएगा। उन पेजेस से मोल मेथड से ज़्यादातर वर्किंग हुई हुई है, क्योंकि मोल मेथड जो है वो ऑफिशियल मेथड है। 1 मिनट मुझे दें, मैं आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ। अच्छा बेटा, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑफिशियल पे ये सेंड कर दिया है। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इसके जो क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। जो आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ना स्कूल में, उसके अंदर ये यील्ड वगैरह के कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं। इसके अंदर आपके पास नहीं है ये ज़्यादातर, क्या कहते हैं, आपके एमसीक्यूज के अंदर नहीं है ज़्यादातर। तो थ्योरी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके, तो मैं थ्योरी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिसके अंदर कुछ हमें अगर हेल्प मिल सके। बट थ्योरी में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स ना सोल्यूशन बेस्ड, जब तक मैं आपको सोल्यूशन कैलकुलेशन नहीं पढ़ा दूंगा आपका थ्योरी क्वेश्चन निकालना मुश्किल है सारे। लेट्स सी क्या हालात हैं। तो ये हमें ऐसा थ्योरी क्वेश्चन मिले, एमसीक्यू तो नहीं है परसेंटेज यील्ड के ऊपर कोई भी ना। थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं, अगर थ्योरी क्वेश्चन में हमारे पास कुछ, क्योंकि हमें थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं, पर जब तक हम सोल्यूशन कैलकुलेशन नहीं पढ़ेंगे थ्योरी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ थ्योरी में सोल्यूशन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती हैं। देखें तो आपको कंसंट्रेशन, जब तक आप सोल्यूशन कैलकुलेशन नहीं करेंगे थ्योरी स्टार्ट होना। अच्छा जी, तो लेट्स सी अ क्वेश्चन जो सिर्फ मास बेस्ड हो हमारे पास। ये भी सोल्यूशन कैलकुलेशन, सोल्यूशन अगेन सोल्यूशन कैलकुलेशन।
जी मोहम्मद साहल भाई, हमने परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उसके जो पेजेस हैं वो मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। जी पास पेपर में हम सवाल ढूंढ रहे हैं पर हमें हमारे मतलब का कोई सवाल मिल नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नेक्स्ट क्लास से सोल्यूशन कैलकुलेशंस पढ़कर फिर इस पे आना पड़ेगा। अभी तो कोई असरात नहीं लग रहे हैं मुझे इसके। नहीं बेटा, सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए। परसेंटेज यील्ड आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल्स, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल का एरिया ही है और आपको ये प्रैक्टिकल्स जब करेंगे उसमें होगी परसेंटेज यील्ड बहुत ज़्यादा, के चीज़ों की परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड। तो अब मेरा एज अ पेपर 1 और पेपर 2 मोल्स जो है उसमें सिर्फ सोल्यूशन कैलकुलेशन रह गई हैं आपके साथ। मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस, उसके बाद फिर हम सारे पास सिलेबस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेजोरिटी जो हमारे पास पर रुके हुए हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की वजह से रुके हुए हैं, दैट इज सोल्यूशन कैलकुलेशन। पता नहीं क्या क्या खोल देगा, सिलेबस नहीं खोलेगा। प्रैक्टिकल बेटा इंशाल्लाह जब आप लैब में जाएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी। जी आयशा, आपने लेट ज्वाइन किया था या आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आया? ज़रा माइक अनम्यूट करके बताइएगा। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा बेटा, उसमें आप ये करें कि आप एडमिन से रिक्वायर करें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो मिले आपको? नो सर। तो मोल्स के नोट्स देखे आपने अभी तक? नो। तो बेटा मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ये नोट्स जो हैं ये हैं आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ से पढ़ना शुरू करें। व्हाट इज़ वेटेड एवरेज से यहाँ से आप कैलकुलेशन देखेंगे ना सारी ये, तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर का, और कुछ भी नहीं है, मास स्पेक्ट्रोमीटर यही है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको उनसे रिकॉर्डेड लेक्चर मांगना है मेरा, और शुरू की क्लासेस का बोलें, जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी सेक्शन सी की, तो डे 1 और डे 2 से देना शुरू कर दें क्लासेस ना आपको, लेक्चर्स। तो वो आप जूम लेक्चर्स देखें, उसमें मैंने ये कैलकुलेशन समझाई है, तो आपको वेट मेरे समझाने का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा अभी जूम लेक्चर चल रहा है, अभी मैं क्लास बीच में रोककर इन लोगों की प्रोग्रेस को, उन बच्चों को कैटर नहीं कर सकता जो कि लेट आए। यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है कि जब स्कूल स्टार्ट होंगे ना तो हम सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं बच्चों की जो कि कॉलेज लेट ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग दिनों में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लेट एडमिशन लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो हमारी क्लासेस है उसको फ्लो में रखते हैं, क्योंकि एएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम वैसे ही बहुत स्लो हुए हुए हैं। यूजुअली बाय द एंड ऑफ द अगस्त मेरे 2 चैप्टर खत्म हो चुके होते हैं, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म हो चुका होता है मोल्स के साथ साथ। तो अभी वो हो नहीं पा रहा, अभी हम मोल्स ही ख़त्म कर पाएंगे बामुश्किल। सही है, तो
मैं मजीद पेस को स्लो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इवेंचुअली हमें जो है वो एज अ क्लास पूरा सिलेबस को भी इंश्योर करना है कि वो ख़त्म हो, बट येट हमें उन बच्चों को भी कैटर करना है जो कि लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो हल हैं। पहला तो ये कि वो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर सर सैफुद्दीन से ले लें। सर सैफुल्ला जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप उन्हें प्राइवेट मैसेज करें या कॉल कर लें डायरेक्ट, सर अली के जो हैं लेक्चर हमें रिकॉर्डेड दे दें। और दूसरा तरीका ये कि जब स्कूल खुलेंगे तो उस वक्त मैं क्लास में आप लोगों से मिलने के बाद पूछ लूँगा कि किन बच्चों को कहाँ कहाँ इश्यूज़ हैं और देर से ज्वाइन किया, लाइट नहीं थी, कुछ बच्चे बाहर हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं और भी चक्कर हैं सबके। फिर एक उन टॉपिक्स का रिवीजन में इन पर्सन भी आपको सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं वेल्स कॉलेज में, उसमें दूंगा ताकि आप सब एट पार आ जाएं बाय द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर। अगर 15 सितंबर से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग सब लेवल में आ जाएं ताकि फिर वहाँ से हम फास्ट पेस पे काम शुरू करें, ठीक है। पर आज मैं थोड़ा सा क्लास को यहीं रोकूंगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप सिलेबस देखें, सिलेबस में हमने ये सब कुछ अचीव कर लिया है। एक सेकेंड, we are done with reacting mass calculation, we are done with volume conference, we are left with only this, ठीक है। ये तो सब में ही आता है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो हमारा ये समझो 80% काम हो गया है, बस ये सॉल्यूशन कैलकुलेशन रह गया क्योंकि डिटेल टॉपिक है। मैं कल की या जब भी आपकी क्लास है परसों फ्रेश इससे स्टार्ट करना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल्ड है। उसके बाद सिर्फ पास पेपर्स करने वाला समझे, उसके बाद हम डायरेक्ट ईयरली पास पेपर स्टार्ट करेंगे। उसमें जितने क्वेश्चन हैं सारे ने बहुत सारे पेजेस हैं, अगर आप देखें 90 पेजेस की वर्कशीट है, ये सारे एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह और सॉल्यूशन कैलकुलेशन बेस्ड हैं सारे। फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरा इरादा ये है कि सारे मोल सही से करके फिर आगे बढ़ जाएं एक दफ़ा। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। एक बच्ची और पूछ रही कुछ, ठीक है, नहीं कोई ओके कहा था आपने। चलें, अल्लाह हाफिज़।